Yes, my dear students, very good morning to all of you. Dear students, you are welcome in your biome academic and spiritual science classes. Dear students, आज आपके बीच में मैं ब्लड से रिलेटेड, बॉडी फ्लूइड और लिम्ब से रिलेटेड तो नहीं बल्कि ब्लड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए. यस डियर स्टूडेंट, तो वो पॉइंट्स क्या हैं? ब्लड ग्रुप, RH ग्रुपिंग और ब्लड क्लॉटिंग. ठीक, तो इस पॉइंट पर बात करने से पहले हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में ब्लड क्या है, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उनका पूरे ब्लड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्या होता है और उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, साथ साथ लिम्फ के इसी रेशियो में उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसका क्या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू क्या परसेंटेज होता है, उसका क्या करेक्टर होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी बातों के बारे में हम लोग इसके पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं. अब आज उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं ब्लड से. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड ग्रुप है, दरअसल ब्लड ग्रुप ये जो बॉडी में रेड कलर का लिक्विड फ्लो करता है जिसे हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, इसको ब्लड नाम तथा ब्लड ग्रुप का डिस्कवरर दोनों का श्रेय जो है कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है. कार्ल लैंडस्टीनर एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और फिजिशियन थे. ठीक है, इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, पुरस्कृत किया गया था. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, पहला इसका फंडा हम लोग समझें. ये हमारा जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें एक मेजर ग्रेन्यूल होता है जिसको जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ए न्यूक्लिएटेड होता है, जिसके सरफेस पर एक फैक्टर होता है, एक एंटीजीन होता है. एंटीजीन मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से के कम्बो यानी मिक्स मॉलिक्यूल का बना हुआ एक फैक्टर होता है जिसको हम एंटीजीन कहते हैं. और ब्लड के प्लाज्मा में, ब्लड जिस लिक्विड में फ्लो करता है, प्लाज्मा तो हम लोग समझ चुके हैं, उस प्लाज्मा में इसका एक कोरिलेटिव फैक्टर होता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं. ठीक है, इसी ब्लड सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजीन और ब्लड के प्लाज्मा में, उसी ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी के कंसेप्ट पर ये ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट जो है सामने आया. क्यों सामने आया? जब ये प्रॉब्लम आया कि कभी कभार एक व्यक्ति का जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी हमको प्राप्त हुई, मेडिकल डिपार्टमेंट ने दिया, जब इन रेयर केसेस में किसी में एनीमिया या ब्लड लॉस हुआ, उस ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए जब किसी और का ब्लड देने की बात आई, तो वहाँ एक इशू क्रिएट हुआ कि जनरली जब कुछ लोगों का ब्लड डोनेट करने पर या उसे ट्रांसफ्यूज करने पर वो कोआगुलेट कर जाता था, क्लॉट कर जाता था, और कुछ का करने पर नहीं होता था. तब इस दिशा में रिसर्च और डिस्कवरीज आगे बढ़ी कि आखिर इसका फैक्टर क्या है, इसका कारण क्या है. तो धन्यवाद है कार्ल लैंडस्टीनर को जिन्होंने इस फैक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, जिसके लिए नोबेल इंस्टीट्यूट ने उन्हें नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया. तो डियर स्टूडेंट, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं, दरअसल ये 3 ब्लड ग्रुप हैं. ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, लेकिन चारों ब्लड ग्रुप के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, एबीओ. इस एबीओ वर्ड में ही चारों ब्लड ग्रुप आ जाते हैं. ठीक है, आइए इस कंसेप्ट को हम लोग समझें. तो ये जो आप मान के चलिए, जो आरबीसी है, एक अगर हम अपना सोशल एक एग्जांपल लें, तो हम मान के चलें कि यहाँ पर ये कौन है? ये आरबीसी है. आरबीसी के ऊपर क्या है? सरफेस पर एक फैक्टर एंटीजीन प्रेजेंट है. ये इंटरजीन मिस्टर हैं. ठीक, और इनकी
इनकी जो मिस हैं वो इनसे मिस होकर के कहीं और चली गई हैं। इनकी मिस हैं ए एंटीजीन की मिस ए एंटीबॉडी, बी एंटीजीन का मिस बी एंटीबॉडी। ठीक, लेकिन नेचर ने ऐसा विधान किया है कि जब कभी मिस्टर ए को मिसेस ए मिल जाती हैं तो दोनों गले मिल करके एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। कब के बिछड़े हुए आज हम यहाँ आके मिले, और उनके मिलने में जिसके बॉडी में है उसका तो जीवन का सत्यानाश ही हो जाता है। इसलिए नेचर ने क्या सिस्टम रखा, नेचर ने यह सिस्टम रखा कि मिस्टर ए मीन्स एंटीजीन ए का जो एंटीबॉडी ए है उसको कभी मिलने नहीं देते। और जब मिल नहीं रहे हैं इसी खोज में, किसी न किसी के खोज में है ये जग सारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। बस यही दुनिया का खेल है और यही इस जीवन का खेल का कारण बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अब हम लोग पहले ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो यहाँ एबीओ ब्लड ग्रुप है। एबीओ ओ का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप में ध्यान रखिएगा ये उल्टा बन गया है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स। ओ ब्लड ग्रुप में ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा, इसके फिगर यहाँ पे थोड़ा सा गलत स्केच हो गया है। होगा क्या, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजीन नहीं होगा, उसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजीन नहीं होगा, नो एंटीजीन। और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बी होगा। क्या होगा, ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ये जो फिगर देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजीन नहीं होता, जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजीन नहीं है, किंतु उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बी दोनों प्रेजेंट हैं, ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक, और ऐसा व्यक्ति जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजीन बी प्रेजेंट होता है और जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है। ठीक, और ऐसा व्यक्ति जिसके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजीन ए तथा बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, और चौथी कंडीशन, वह व्यक्ति जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजीन ए प्रेजेंट होता है और जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, तो इस प्रकार से ये 4 ब्लड ग्रुप हुए। अब आप देखिए एबीओ में ही 4 ब्लड ग्रुप है। ओ फॉर ओ ब्लड ग्रुप, बी फॉर बी ब्लड ग्रुप, AB फॉर AB ब्लड ग्रुप एंड ए फॉर ए ब्लड ग्रुप। ठीक, ये चारों ब्लड ग्रुप जो है बन गए। तो यहाँ पर हमें देखने में ये मिल रहा है कि ये ब्लड ग्रुप का जो नॉमिनेशन है, नामकरण, वो हम इस बेस पे करते हैं कि आरबीसी पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। मीन्स the blood groups are nominated on the basis of antigens present on its RBC surface। इस आधार देखिए, जिस ब्लड के आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, उसका ब्लड ग्रुप ए। जिसके आरबीसी के सरफेस पर
एंटीजन ए बी प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए बी, जिसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप बी, और जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, मीन्स नथिंग, जीरो मीन्स नथिंग, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो जीरो कहिए चाहे नथिंग कहिए, इस नथिंग अर्थात जीरो को ही हम लोग व्यवहार में ओ ब्लड ग्रुप कहने लगे हैं। तो इस ओ का मतलब ओ मीन्स नथिंग, ओ मीन्स जीरो, जीरो मीन्स नथिंग, नो एनी एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो क्या होगा, उसका जीरो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ठीक है, आइए इतना पॉइंट आप लोग समझ गए। अब इस पॉइंट के आधार पर ये जो प्लाज्मा आप देख रहे हैं, मान लीजिए अगर हम ओ के ब्लड ग्रुप को बी को दे दें, अगर ओ और बी दोनों मिल जाएं, क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये होगा कि ए पर, इस पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी ये है, ए बी प्लाज्मा में मिल जाएगा, तो क्या होगा, इनकी मैचिंग नहीं हो पाएगी, मिस्टर मिस से नहीं मिल पाएंगे, अर्थात कोई मैचिंग नहीं होगी, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ए बी को ए बी दे दें तो भी सेम चीज मिलेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी। लेकिन ए को अगर बी दे दे तो क्या कंडीशन होगी, ए को ए मिल जाएगा, बी को बी मिल जाएगा, मिस और मिसेस मिल जाएंगे, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। और क्लॉटिंग में क्या होगा, होल्डर का यानी बियरर का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो ये कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके आगे का कंसेप्ट समझने के लिए आइए हम लोग सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग को समझ लें, ब्लड क्लॉटिंग का फंडा क्या है, फिर हम लोग डोनेटर और एक्सेप्टर्स की बात इसी से में बाद में करेंगे। तो ये ब्लड का क्लॉटिंग क्यों होता है? ब्लड के क्लॉटिंग हमने क्या देखा है, जब यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी की मिसमैचिंग होती है तो क्या होता है, तो भी ब्लड कोआगुलेट करता है, ब्लड कोआगुलेशन यानी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट कर जाना, ब्लड कोआगुलेशन। लेकिन अगर किसी भी कारण से यदि बॉडी को हर्ट पहुंचती है, इंजरी होती है और उससे ब्लड कैपिलरीज या ब्लड आर्टरी इंजर्ड होती है, लीकेज होता है, तो ब्लड क्या होता है, सबसे बाहर क्या करता है, बाहर फ्लो करने लगता है, सेट करने लगता है, बहने लगता है। ऐसी कंडीशन क्या होती है, ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग में ब्लड क्या होगा, बॉडी से बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो ब्लड में ही प्रेजेंट बहुत सारे फैक्टर क्या करेंगे, उसको क्लॉट कराने में सपोर्ट करने लगेंगे। इसमें 14 फैक्टर गिनाए गए हैं अलग अलग, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है उसको, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लें, फिर आगे हम डेप्थ में जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखो, इतना तो जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी इसके पहले वाले लेसन में कि ब्लड में हमारा जो ब्लड है, ब्लड के में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव फेज में पड़ा रहता है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी होते हैं, उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, और इसी में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ठीक, इन तीन फैक्टर को पकड़ करके साथ चलिए, ये तीन चीज ब्लड कंटेंट्स में होते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लीडिंग होगी, जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर से बाहर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, और जब बाहर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो दो चीज होती है, क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज, ये टेम्परेचर हाई होगा तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ये एक्टिव हो जाएगा, इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। क्लास 11th का एंजाइम वाला चैप्टर थोड़ा सा याद कीजिए, जो बताया गया था। एंजाइम क्या होते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एक्टिवेट होते हैं, ये भी इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी टेम्परेचर वेराइज करती है यानी डिफ्रेंशिएट करती है, अप डाउन करती है, इसको ऑप्टिमम अपना टेम्परेचर मिल जाता है, तो क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ जब ये एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पर जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोटीन को क्या करता है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है।
इसके एक्टिवेशन से ये प्रोटीन क्या होगा, जो इनएक्टिव फॉर्म में है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अब इसका एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन कहलाता है, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन। ठीक है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर के थोड़ा बढ़ जाने से अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, अगली कंडीशन हो जाएगी जैसे ब्लड हमारा आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स मॉडिफाई कर जाते हैं, मॉडिफिकेशन की फंक्शन उनका मॉडिफाई कर जाता है, यानी उसमें स्टिकी नेचर जनरेट हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के मिलकर के चिपकने लगते हैं। ये जो पोटेशियम विटामिन के है और जो कैल्शियम आयंस हैं ये कोऑपरेट करने लगते हैं उसकी क्लॉटिंग में। लेकिन क्लॉटिंग होती कैसे है, आइए अब आगे स्टेम यहाँ पर देखें। तो यहाँ से शुरू क्या हुआ, ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा सा वेरिएट किया, जिसकी वजह से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी गेन किया, एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद ये एक्टिव हो गया, एक्टिव होने के बाद इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को इसने एक्टिवेट करके एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। ठीक, ये थ्रोम्बिन क्या है, ये सब एंजाइम टू एंजाइम इसमें थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ब्लड में दूसरा कंपोनेंट्स क्या पड़ा हुआ है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पड़ा हुआ है। अब ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये इसको फाइब्रिन 3D में कन्वर्ट करेगा। यानी क्या करता है, इसका चैनलाइजेशन शुरू हो जाता है, लिंकिंग शुरू हो जाती है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स का क्या होता है, एक लंबा फिलामेंट बन जाता है जिसको हम फाइब्रिन 3D या फाइब्रिन फिलामेंट कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये जो ब्लड यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं इसके बाहर इस प्रकार से फिलामेंट इसमें बनने लगेंगे आड़े तिरछे, और इस प्रकार से इस फिलामेंट का फाइब्रिन 3D का क्या होगा, एक नेटवर्क बन जाता है। ये नेटवर्क जो पोर जनरेट करते हैं इतने माइक्रोपोर्स होते हैं कि इसी में आपका आरबीसी, कैल्शियम और विटामिन के फैक्टर्स, डब्ल्यूबीसी के मॉलिक्यूल्स, ये सब आकर के आपस क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे कोई पतली जाली की खिड़की लगी हो और रूम के अंदर से आंधी चली, उसमें कागज पत्तर उड़ करके जाकर के खिड़की पे चिपक जाए तो क्या हो जाएगा, वो सब चिपक जाएंगे, एक तरफ क्या होगा, जाली बंद हो जाएगी और अंदर की जो चीजें हैं बड़ी छोटी चीजें भी वो बाहर नहीं जा पाएंगी। लगभग सेम कंडीशन यही होता है। ये क्या होगा, इस प्रकार से ये सब इसमें उलझ जाएंगे और उलझ करके क्या हो जाएंगे, ये धीरे धीरे क्लॉट कर जाएंगे, थक्का बना लेंगे, क्लॉटिंग हो जाएगा और टाइम चलते यही क्लॉट क्या हो जाएगा, हाईली मस्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो ये जो क्लॉटिंग है और ब्लड के एंटीजन एंटीबॉडी में मिसमैचिंग से जो क्लॉटिंग होता है इनर बॉडी में, वो दोनों के बीच में अब आप डिफरेंस आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, रेयर केसेस में बेटा कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है, एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी लूज होता है। अब इनका एक्टिवेशन क्या होता है, इनका जो फंक्शन डाउन हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करते हैं, ये इस रिएक्शन को एनहेंस करेंगे, यानी क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी एक माइनर जो चीज सोचने की ये है कि जब बॉडी टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर पर रहने वाला जो ब्लड है ये जब एक्सटर्नल टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसी समय इसका इनएक्टिव फॉर्म इस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और जरूरी नहीं है कि बॉडी का ब्लड ब्लीड करे, बाहर निकले तभी ऐसी बात हो। ऐसी कंडीशन जनरली आपने देखा होगा कि कभी कभार जब कोई निर्वस्त्र या कम कपड़े में कोई व्यक्ति किसी तूफानी या किसी बर्फीले क्षेत्र में चला जाता है और ओवर कूल ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो हम कहते हैं, या ठंडी के मौसम में हमारे हाथ जो ग्लव्स से बाहर निकले होते हैं आप देखते होंगे उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है मसल में और दर्द भी होने लगता है एक कंडीशन आने पर, कोआगुलेशन में। ये सारी चीज़ें बॉडी टेम्परेचर के लो होने के कारण हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर लो हुआ तो क्या हुआ, ये एक्टिवेट होकर इसको कन्वर्ट करने लगा, क्लॉटिंग का प्रोसेस बॉडी के अंदर ही शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, नमनेस सुन्नता का इशू आ जाता है और साथ ही साथ बॉडी मसल क्रैम्प करने लगती है बॉडी। और इसके बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्लॉटिंग से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर कैपिलरीज ब्लॉक कर जाएंगी, ब्लड प्रेशर इनहेंस कर जाएगा, बढ़ जाएगा और हार्ट अगर सफ़र कर पा रहा है तो सफ़र कर पा रहा है, अदरवाइज हार्ट फेल कर जाएगा और पेशेंट डेथ हो जाएगा, उसके लिए फेटल कंडीशन हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी।
ऐसे केसेस आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे। इसके पीछे फैक्टर यह होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग का फंडा क्लियर कर लिया और ब्लड के ग्रुप के फंडे को क्लियर कर लिया। अब आइए ब्लड डोनेशन और रिसेप्शन की बात आती है। अब मैं इस चीज को मिटा सकता हूँ। थैंक्स। तो देखिए, अब इसके आगे का फंडा हम लोग आगे देखिए। ब्लड क्लॉटिंग को अब आप यहाँ से हटा दीजिए। अब इसके बाद हम लोग, अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पे हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा था हीमोफीलिया का फंडा क्या है। हीमोफीलिया के केसेस में हम लोगों ने सुना होगा कि ऐसे व्यक्ति का ब्लड क्लॉट ही नहीं करता, ब्लीडिंग हो गई किसी वजह से होगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है, हाँ, व्हाई हीमोफीलिया पेशेंट्स ब्लड डू नॉट क्लॉट्स, व्हाट इज फैक्टर? सिंपल सा आंसर है, बिकॉज hemophilic patients have no clotting factors in his या her blood। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में, जिसमें जीन ही ब्लड को क्लॉट कराने वाले प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बनाने वाले नहीं होंगे, उसमें क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा ही नहीं। क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा नहीं तो उसका ब्लड क्लॉट करेगा नहीं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ब्लड को क्लॉट कराने में जो 13 फैक्टर हैं, 13 फैक्टर्स में से 4 फैक्टर केवल विटामिन के प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इतनी बात जानने के बाद अब आइए हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन और क्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब इस फैक्ट के आधार पर हम लोग जानेंगे कि अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ये जो 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप को अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, इस प्रकार से आप एक ग्राफ बना लीजिए। रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिए। ठीक है, ये ए बी हो गया, ये आपका ए बी हो गया। यहाँ से एक ऐसा डायगोन खींच दीजिए, ए बी हो गया, ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ये ब्लड ग्रुप बी हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। इससे क्या मतलब लगता है? इस ग्राफ के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ओ का ब्लड ओ को दिया जा सकता है, बी को दिया जा सकता है, ए को दिया जा सकता है, ए बी को दिया जा सकता है। बी का ब्लड बी को दिया जा सकता है या ए बी को दिया जा सकता है, इसके बाद किसी को नहीं दिया जा सकता। ए का ब्लड ए को दिया जा सकता है और ए बी को दिया जा सकता है, लेकिन ए बी का ब्लड ग्रुप केवल ए बी को दिया जा सकता है, किसी को नहीं दिया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ये ग्राफ थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, देयर इज नॉट practically there is not only 4 blood groups, there are 8 blood groups on the basis of RS factor। RS फैक्टर के आधार पर भी क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप 8 होते हैं, 8 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं अभी बता रहे हैं। तो अब RS फैक्टर के आधार पर अगर बात आ गई तो RS फैक्टर, यहाँ का एक छोटा सा ग्राफ दिया गया है, किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है। अगर ये डोनेटर है या एक्सेप्टर है तो किसका ब्लड, कौन अपना ब्लड किसको किसको डोनेट कर सकता है, ये किसको एक्सेप्ट कर सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है। इस ग्राफ को भी हम और भी इनलार्ज करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होगा। आइए जरा इसके पहले हम लोग RH फैक्टर के बारे में समझ लें, तब क्या होगा, तब जो है हम लोग क्या काम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट। आइए अब हम देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, देखा गया कि लैंडस्टाइनर के डिस्कवरी के पश्चात की ABO ब्लड ग्रुप यानी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इस आधार पर लोगों ने एक अपना प्रिकॉशन लेकर के ए के ब्लड ग्रुप को ए को दे सकते थे या AB को दे सकते थे, बी को दे सकते, ओ का ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं यूनिवर्सल डोनर, और AB का ब्लड ग्रुप केवल AB को दे सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया वो। इसके बाद भी कभी कभी देखा गया कि ए का ब्लड ग्रुप ए को देने पर कोआगुलेट कर गया, ट्रांसफ्यूजन के दौरान देने पर इशू आया। बी का ब्लड ग्रुप बी को देने पर भी इशू आया, ब्लड कोआगुलेट कर गया। तब वैज्ञानिकों में हैरानी हुई कि आखिर उसके पीछे फैक्टर क्या है भाई, क्यों फैक्ट हो रहा है। तब बाद में इस बात की डिस्कवरी हुई, करी भैया
ह्यूमन के आरबीसी 80% ह्यूमन के आरबीसी के उप सरफेस पर एक और भी फैक्टर होता है जो ब्लड को कोआगुलेट कराने में हेल्प करता है। और वो फैक्टर क्या है? उस फैक्टर को नाम दिया गया रिसस फैक्टर। रिसस को अगर लिखेंगे संक्षिप्त में आरएच लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रिसस फैक्टर है, रिसस फैक्टर क्या है? एक्चुअली साउथ अफ्रीका के जो ग्रीन मंकीज हैं उनको रिसस मंकी कहा जाता है। तो ऐसे रिसस मंकी में सबसे ह्यूमन से पहले ही इस प्रकार के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। तो जब पता चला कि ह्यूमन के ब्लड में भी ये फैक्टर प्रेजेंट है तो लोगों ने कहा अरे रे ये तो वही रिसस मंकी वाला फैक्टर है, दूसरा कुछ नहीं। तो इस आधार पे इसका नामकरण हो गया रिसस फैक्टर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब रिसस फैक्टर हो गया। अब रिसस फैक्टर के आधार पर अब आप देखिए ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या कहते हैं अभी भी आपसे बताया कि यह रिसस फैक्टर क्या है। यह रिसस फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजीन है जो 80% ह्यूमन में मिलता है और 20% ह्यूमन के ब्लड के आरबीसी पर नहीं मिलता है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि जिस 20% ह्यूमन में यह आरएस फैक्टर नहीं पाया जाता है उसको आरएस नेगेटिव कहते हैं, और जिसमें पाया जाता है उसको आरएस पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी के गाइड में लिखा हुआ है जिसे हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि रिसस इज एंटीजीन इन 80% in human it presents and it's like rhesus monkeys। ये रिसस फैक्टर क्या है? ये रिसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजीन की तरह का होता है जो 80% ह्यूमन में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ सच एंटीजीन इज रिप्रेजेंटेड एज आरएच। अगर किसी ह्यूमन के ब्लड में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, अदरवाइज उसको आरएच नेगेटिव कहेंगे। नहीं प्रेजेंट है तो आरएच नेगेटिव कह देंगे। यानी कहने का मतलब इस आधार पर 80% लोग क्या होते हैं? आरएच पॉजिटिव होते हैं। 80% लोग 80% पीपल क्या होंगे? वो आरएच पॉजिटिव होंगे और 20% क्या होंगे? 20% ह्यूमन क्या होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। ठीक अगला पॉइंट, ओ पॉजिटिव। मान लीजिए 4 ब्लड ग्रुप हैं, चारों में से हम एक का एग्जांपल लिख दे रहे हैं। मान लीजिए किसी का अगर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो आजकल हम लोगों के इन प्रैक्टिकल हम लोग अक्सर बोलते हैं। ओ पॉजिटिव ये दर्शाता है कि ओ ब्लड ग्रुप होने के साथ साथ उसमें आरएस फैक्टर प्रेजेंट है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको ओ नेगेटिव से लिखेंगे। क्या मतलब कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है, अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले में ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें अगर इसके इस आरबीसी के ऊपर अगर आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ओ प्लस दिखाएंगे, और अगर आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो उसको ओ माइनस शो करते हैं। इसी प्रकार से यहां पे एक गजब कंडीशन उत्पन्न होती है, सरप्राइजिंग। आरएच नेगेटिव विथ आरएच पॉजिटिव फॉर्म्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजेंस। आरएच पॉजिटिव और अगर आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपस में मिल जाए तो ये विशेष प्रकार के क्या करते हैं? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। किसके अगेंस्ट? जो आरएच एंटीजीन के अगेंस्ट होता है। देयरफॉर आरएच ग्रुप आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है, डॉक्टर अब ब्लड ग्रुप ही नहीं देखते हैं, उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि यह आरएच फैक्टर इसमें है क्या। अगर आरएच फैक्टर है तो प्लस वाले को प्लस वाला ही ब्लड देंगे, प्लस वाले को माइनस वाला ब्लड नहीं देंगे, अदरवाइज इशू जनरेट होगा और ब्लड के क्लॉटिंग की पूरी संभावना बनी रहेगी, इसलिए अवॉइड किया जाता है। अब आइए इस केस को हम लोग थोड़ा सा लेट में समझेंगे। पहले आइए अब हम लोग ब्लड ग्रुप को समझ लें। तो बेटा इस आधार पे अब आप समझ सकते हैं, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है।
तो यदि इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है तो यह A प्लस कहलाएगा। RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो ये A माइनस ग्रुप में शो किया जाएगा। प्लस है, RH फैक्टर है तो प्लस, नहीं है तो B माइनस। AB में RH फैक्टर है तो AB प्लस कहलाएगा, नहीं है तो AB माइनस ब्लड ग्रुप का कहलाएगा। O में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो O प्लस कहलाएगा, नहीं है तो O माइनस ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं कुल कितने ब्लड ग्रुप हो गए, A प्लस A माइनस, A प्लस 1, A माइनस 2, B प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ब्लड ग्रुप हुए। अब बताइए इस बेस पर किसका ब्लड ग्रुप आप किसको दे सकते हैं, किसका ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, ये एक्स्ट्रा स्टॉक है डोनेशन, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इस पर हाईलाइट किया गया है। तो देखिए अब इसको जानने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक क्या करेंगे, एक पुनेट स्क्वायर क्यूब दीजिए, कितने खाने का, 8 खाने का। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। ठीक, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यदि आपको असुविधा हो रही हो तो यहाँ पर ग्राफ को मैं संक्षेप में दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने मोबाइल को जूम करके देख सकते हैं तो हम वहाँ से समय थोड़ा सा बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समय का बड़ा महत्व है। आइए समय को थोड़ा सा बचाने का प्रयास करें। अब इस चीज को, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए, अब समझिए। अब यहाँ देखिए 8 ब्लड ग्रुप है। O माइनस, ये मान लीजिए ये डोनर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। अब यहां से हम जानेंगे किसका ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, O माइनस O प्लस, B माइनस B प्लस, A माइनस A प्लस, AB माइनस AB प्लस। यहाँ देखिए AB प्लस, AB माइनस, A प्लस, A माइनस, B प्लस, B माइनस, O प्लस, O माइनस। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा ये O अपना ब्लड AB को भी दे सकता है, AB माइनस को दे सकता है, A प्लस को दे सकता है, A माइनस को दे सकता है, B प्लस को दे सकता है, B माइनस को दे सकता है, O प्लस को दे सकता है, O माइनस को दे सकता है। ठीक, O प्लस अपना ब्लड AB प्लस को दे सकता है, AB माइनस को नहीं दे सकता, A प्लस को दे सकता है, A माइनस को नहीं दे सकता, B प्लस को दे सकता है, B माइनस को नहीं दे सकता, O प्लस को दे सकता है, O माइनस को नहीं दे सकता। ठीक, B माइनस वाला अगर जो ब्लड ग्रुप का है तो B माइनस वाला अपना ब्लड ग्रुप AB प्लस को दे सकता है, AB माइनस को दे सकता है, A प्लस को नहीं दे सकता है, A माइनस को नहीं दे सकता है, B प्लस को दे सकता है, B माइनस को दे सकता है, O प्लस को नहीं दे सकता, O माइनस को नहीं दे सकता। B प्लस वाला अपना ब्लड B प्लस को दे सकता है या AB प्लस को दे सकता है। ध्यान रखिएगा, B प्लस AB प्लस को दे सकता है, AB माइनस को नहीं दे सकता है, A प्लस को नहीं दे सकता है, A माइनस को नहीं दे सकता, B प्लस को दे सकता है, B माइनस को नहीं दे सकता, O प्लस को नहीं दे सकता, O माइनस को नहीं दे सकता। A माइनस वाला अपना ब्लड ग्रुप ब्लड AB प्लस को दे सकता है, AB माइनस को दे सकता है, A प्लस को दे सकता है, A माइनस को दे सकता है, बाकी इधर किसी को नहीं दे सकता। A प्लस वाला ब्लड अपना ब्लड केवल AB प्लस को दे सकता है, A प्लस को दे सकता है। AB माइनस वाला अपना ब्लड AB प्लस को दे सकता है, AB माइनस को दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। AB प्लस वाला अपना ब्लड केवल AB प्लस को दे सकता है, अब किसी को नहीं दे सकता। अब इस ग्राफ के द्वारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहां पर जो AB प्लस है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ, केवल अपना ब्लड क्या कर सकता है, ये सबका ब्लड रिसीव कर सकता है। AB प्लस क्या हुआ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और O माइनस यूनिवर्सल डोनर नहीं, ये यूनिवर्सल डोनर। क्यों, O माइनस क्या कर सकता है, O माइनस को दे सकता है,
O प्लस को दे सकता है, B माइनस दे सकता है, B प्लस को दे सकता है, A माइनस दे सकता है, A प्लस को दे सकता है, AB माइनस दे सकता है और AB प्लस को भी दे सकता है। यानी ये यूनिवर्सल डोनर हुआ। ये क्या है? यूनिवर्सल क्या हुआ? एक्सेप्टर। और ये क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर। ठीक, तो अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। नो, ओ माइनस इज यूनिवर्सल। what happened? Is there happening something wrong? ये रिसीवर है। ओ माइनस क्या कर सकता है? ओ माइनस किसका रिसीव कर सकता है? वो इसका भी रिसीव कर सकता है, केवल अपना रिसीव कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल रिसीवर हुआ, यूनिवर्सल रिसीवर। और यह यूनिवर्सल रिसीवर क्या होगा? डोनर होगा, रिसेप्टर होगा। तो इन प्रैक्टिकल ओ माइनस क्या देख रहे, इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है? ये डोनेट तो कर रहा है, लेकिन इसको ब्लड केवल ओ माइनस ही दे सकता है, केवल ये देख सकता है, बाकी कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। जबकि इसको सभी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ, ये सबका ब्लड ले सकता है लेकिन डोनर नहीं होगा। ये क्या है? ये यूनिवर्सल क्या हुआ? ये यूनिवर्सल डोनर हुआ। तभी तो ये क्या कर सकता है? ये अपना ब्लड क्या कर सकता है? ये किसी और का ब्लड नहीं ले सकता, सबको दे सकता है, लेकिन केवल अपना ही लेगा, डोनेट सबको करेगा। तो यूनिवर्सल डोनर हुआ। और ये क्या करेगा? ये सबका ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ। तो बेटा ये कंसेप्ट इस ग्राफ से भी क्लियर है। अब आइए, थोड़ा समय बचा, हम लोग अगले पॉइंट को फोकस करें। ठीक, आइए अब हम लोग यहां देखेंगे, ये आरएस फैक्टर का एक केस अक्सर प्रैक्टिकल में घटता है। होता क्या है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे केवल आरएस फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए व्हाइट बोर्ड पर पहले ही कुछ लिख देता हूं, जिससे कि समय बचे मिटाने में, लिखने में। अच्छा हाँ, हीमो ब्लड ग्रुप, एक यहां भी क्वेश्चन था। हेमेटोलॉजिस्ट blood group, the branch of biology in which we study about the blood groups, that is known as hematology. ठीक है, hematology, and the doctors specialist in this hematologist are known as hematologist. उनको hematologist कहा जाता है। ठीक है, अब आइए, यहां पे केस क्या आता है कि जनरली मां है, कोई मां है। इन केस कभी कभी अगर कोई मदर है, ठीक है, मदर है, मदर को कोई प्रेगनेंसी मेंटेन हुई, ठीक, कोई प्रेगनेंसी मेंटेन, मदर क्या है? मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, आरएस नेगेटिव है। ये क्या है? अगर मदर आरएस नेगेटिव की है और हस्बैंड आरएस पॉजिटिव का है, हस्बैंड क्या है? ये आरएस पॉजिटिव है। ठीक, तो इस हस्बैंड की वजह से इसके गर्भ में जो बच्चा बड़ा होगा, जो बच्चा आएगा, इसके गर्भ में जो बच्चा आएगा, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? उस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, आरएस पॉजिटिव। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो आरएस नेगेटिव वाली मदर है, अगर इस आरएस पॉजिटिव वाले हस्बैंड से उसके गर्भ में बच्चा आरएस पॉजिटिव का आ रहा है, तो जो पहली डिलीवरी होगी प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, यहाँ जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू ये जो ब्लड है, यह क्या होगा? इस शिशु में प्रवेश करेगा, न्यूट्रिशन के साथ, ऑक्सीजन के साथ यहाँ से मदर से इस बच्चे में आएगा। आने के बाद क्या होगा? इसमें
RS निगेटिव निगेटिव, यानी निगेटिव का मतलब क्या है, इसमें कोई RS फैक्टर है ही नहीं, तो कोई इशू नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। इसीलिए पहला बच्चा आराम से स्वस्थ अवस्था में इसकी डिलीवरी पार्चुरेशन हो जाएगा, ये बच्चा बाहर निकल जाएगा, तो फर्स्ट डिलीवरी आसान हो जाएगी, कोई नॉर्मल होगी, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब बच्चे का प्रसव हो रहा होगा, यानी जब इसका पार्चुरेशन डिलीवरी हो रही होगी, तो क्या होता है, इतना हाई प्रेशर में डिलीवरी होता है कि बच्चे से कुछ ये जो RS पॉजिटिव फैक्टर हैं ये माँ के बॉडी में चले जाते हैं। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माँ के बॉडी में रिलीज कर जाते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा, डिलीवरी के समय माँ की बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। उस रिलीज होने का इशू क्या आएगा, इधर देखिए, सेकेंड डिलीवरी में ये जो RH मदर है, RS मदर में क्या होगा, इसका जब सेकेंड इशू बनेगा, तो चूंकि इसके बॉडी में कुछ, ये तो निगेटिव है, ये क्या है, RH निगेटिव है, तो इसमें सब RS निगेटिव फैक्टर होंगे। लेकिन इस निगेटिव फैक्टर के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा क्या आएगा, RS पॉजिटिव का आएगा, RS पॉजिटिव का बच्चा होगा, जो दूसरा डिलीवरी दूसरी प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, RS पॉजिटिव होगा। लेकिन जो थोड़े से पहली डिलीवरी के दौरान जो थोड़े से RS पॉजिटिव इसके ब्लड में आ गया था, RS पॉजिटिव जो इसके ब्लड में आ गया था, उस RS पॉजिटिव के कारण क्या होगा, इसकी बॉडी में, मदर की बॉडी में क्या होते हैं, कुछ RH एंटीजीन का इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मानते हैं ये जो अब ये एंटीबॉडी बन गया, RS का एंटीबॉडी, यह RS का एंटीबॉडी बन गया, ये RS का एंटीबॉडी बन गया किसके कारण, जो बच्चे से RH फैक्टर इसको प्राप्त हुआ था मदर को, उस फैक्टर के अगेंस्ट मदर के ब्लड में उस RS पॉजिटिव फैक्टर की जगह पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, RH एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, अब जो दूसरी प्रेगनेंसी मेंटेन होगी तो क्या होगा, इस RS ये फैक्टर भी क्या होंगे, उस बच्चे के ब्लड में आ जाएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू इस बच्चे के ब्लड में, उसके फीटस के ब्लड में आ जाएंगे। और जब ब्लड के बच्चे के फीटस के उसमें आ जाएंगे तो इसके ये क्या करेंगे, ये जो RS पॉजिटिव है, इस RS पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट ये जो RS पॉजिटिव का एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा, इसको क्या करेगा, ब्लास्ट करा देगा। जब ब्लास्ट करा देगा तो RBC क्या करेगी, बर्स्ट कर जाएगी। RBC जब बर्स्ट कर जाएगी तो वुम्ब में ही, गर्भ में ही ये जो फीटस है, ये फीटस क्या करेगा, RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसमें क्या हो जाएगा, RBC जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो जो क्या काम करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, सीवियर एनीमिया से सफर करने लगेगा, यानी रक्ताल्पता का इशू आ जाएगा, और जाइंडिस से सफर करने लगेगा। तो जाइंडिस और सीवियर एनीमिया की वजह से होने लगेगा, और यह RBC का फटना ये कहलाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। इस सिम्टम को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस की वजह से क्या होगा, इस बच्चे जो गर्भ में पल रहा है, सेकेंड प्रेगनेंसी वाला, इसके रक्त में एनीमिया हो जाएगी, रक्त की कमी पड़ जाएगी, रक्त वालुम भरे रहेगा लेकिन RBC की कमी हो जाएगी, और जॉन्डिस से सफ़र कर जाएगा। कभी कभी ये चीज़ इतना सीवियर हो जाता है कि बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, या पैदा होने के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस इशू से बचने के लिए, इस इशू से बचने के लिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस इशू से बचने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी मेंटेन होने से कुछ महीने पहले क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस मदर में क्या करेंगे,
ये जो RH का एंटीबॉडी बना है, RH एंटीबॉडी बना है, इस RH एंटीबॉडी का एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू इसकी बॉडी में प्रवेश कराते हैं। किसको? मदर को इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो एंटीबॉडी इसमें प्रवेश कर जाता है, तो ये जो RH पॉजिटिव का जो एंटीबॉडी है, इसका एंटीबॉडी जब इसके बॉडी में प्रवेश करा देंगे, क्या करता है? ये इसको इनएक्टिव कर देता है। ये जो RH के एंटीबॉडीज बने हैं, RH पॉजिटिव के जो एंटीबॉडी इस मदर में बने हैं, वो एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और इसके बाद अब ये ब्लड में आकर के, अब ये मदर के ब्लड में आएंगे, तो क्या हो जाएगा? इससे बच्चे का क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस नहीं होगा, और बच्चा क्या काम करेगा? वो स्मूथली पहली डिलीवरी की तरह क्या हो जाएगा? हेल्दी, अपना टाइम सफर करके क्या काम करेगा? ये जन्म ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इश्यूज को डॉक्टर गवर्न करते हैं, और ये हमारा इशू बनता है। तो बेटा, ये चीज़ें आप आसानी से मन लगा के पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ जाइए, और फिर इसके बाद क्या काम करेंगे हम लोग आगे जो है फिर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगला जो हमारी स्टडी होगी वो हम सर्कुलेशन वाले पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज like and subscribe and share your friends also. Thank you.